अस्सलाम वालेकुम, मैं सनन के साथ मैं हूँ शगुफ्ता तस्लीम। और इस वक्त मेरे साथ जो खातून बैठी हैं, इनका कहना है कि इनके जो ससुर है वो इनके ऊपर एक तो तशद्दुद करते रहे हैं, इसके अलावा इनको हरेस भी करते रहे हैं। और कितनी दफ़ा इन्होंने हरेस किया, इसके अलावा इन्होंने FIR भी करवाई है। और कितना अरसा हुआ इनको शादी का, और इनके कितने बच्चे हैं, और जो ससुर है वो किस एज में है और क्यों करते थे, क्या वो नशे के आदी थे, नशे में थे, या और क्या मामला था, और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये सारी चीज़ें जो है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये कि एक बात जो है इंसान जो है मानता ही नहीं है, ख़ासकर कोई भी बंदा, कि एक जो ससुर है वो ज़ाहिर बात है एक बाप का दर्जा रखता है, तो ये कैसे हो सकता है। और पहली बात ये कि आप ये बताइए आपकी शादी को कितना अरसा हुआ। जी मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अच्छा। और मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे शौहर ने स्पेशली मतलब कि मेरी शादी पे मेरे ससुर ने शिरकत नहीं की थी। अच्छा, अब मतलब वो शुरू से ही आपको नापसंद करते शुरू से नापसंद करते थे। अच्छा, जो नापसंद करते थे, लेकिन हरेस करने का किस तरह आपको हरेस किया, ये सॉरी टू से, लेकिन देखिए इसके पीछे पूरा वाक़या जो मैं क्या आपको बयान करना चाहूँगी कि मैं 10 साल से रहती थी अपने ससुराल में। मेरे साथ 3 नंदे रहती थी जो कि डिवोर्स थी। तीनों को डिवोर्स हुई थी। साथ मेरे एक जेठ रहते थे, उनको भी डिवोर्स हुई। ठीक है, मतलब हमारे घर में 4 डिवोर्सेस ऑलरेडी हो चुकी थी। और घर के पीछे भी कोई आपके ससुर का हाथ है ये? मतलब उसके आप खुद सोच लेना कि घर में अगर 4 डिवोर्सेस हुई है तो कोई तो रीज़न होगा ना, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो हम हमारे घर में सबके पोर्शंस अलग-अलग हैं, तो मैं इसलिए जो है ना साइड पे होके रहती थी, क्योंकि मैं इस गन से दूर रहना चाहती थी सीरियसली। जॉइंट फैमिली थी वैसे? जॉइंट फैमिली थी, तो मैं अपने बच्चों के साथ सेपरेट रहती थी कि मेरे बच्चों पे ये इम्पैक्ट गलत ना पड़े। कितने बच्चे आपके? जी मेरे 2 बच्चे हैं। एक माशाल्लाह मेरा बेटा 8 साल का है, एक मेरा बेटा 1.5 साल का है। अच्छा। ठीक है, तो अब मेरा सारा फोकस मेरे बच्चों की तालीम पे था। और क्योंकि मैं ख़ुद एक मौज़िफ़ फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं ख़ुद एक कंटेंट राइटर हूँ, तो मैं इसी चीज़ में बिज़ी रहती थी। और घर में लड़ाइयाँ होती थी। मेरे ससुर छोटी छोटी बातों पे गंदी गालियाँ देते थे, गलत बॉडी पार्ट्स का नाम ले लेके गालियाँ देते थे। शादी के कितने अरसे बाद मतलब इस तरह का बिहेवियर स्टार्ट? शादी के महीने बाद ये बिहेवियर स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से मेरी कभी भी अपने ससुर से नहीं बनी और मैं उनसे दूर रहती थी, कतराती थी। इवन हमारे अगर कोई फैमिली फंक्शंस भी होते थे तो मैं अपने हस्बैंड से आखिरी कोशिश करती थी कि मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं इनको फेस नहीं करना चाहती थी। उसके बाद वक्त गुजरता गया और मेरी सास जब तक हयात थी वो सब चीज़ों को कंट्रोल करती थी। आपकी शादी के बाद कितना अर्सा आपकी जो सास है वो? मेरी सास जो है 8 साल ज़िंदा रही हैं। 8 साल के बाद 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। वो अपने हस्बैंड, पहले भी इन्होंने कई दफ़ा मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास इनको कभी भी वो सब कुछ करने नहीं देती थी जो ये कर। जिस्मानी भी हरकत मतलब इस टाइप की वो करते थे? नहीं, वो उनके सामने नहीं करते थे, मेरे सास के सामने, लेकिन बदतमीज़ी और मारने की कोशिश पहले भी करते थे, गंदी गालियाँ देते थे। तो मेरी सास इस बात पे बहुत डांटती थी कि भाई ऐसे आप कैसे बहू को कैसी कैसी गालियाँ दे रहे हो। लेकिन मेरी सास की वफ़ात के बाद जो है मतलब कि मुझे अब याद आता है कि उस औरत ने मुझे कहाँ कहाँ बचाया। ठीक है, उसकी वफ़ात के बाद ये आदमी दरिंदा बना और बहुत ज़्यादा दरिंदा बना। 18 दिसंबर को इस बंदे ने इसकी, क्योंकि बेटियां हर छोटी छोटी बात पे कोशिश करती थी घर में लड़ाई हो, फसाद हो, झगड़ा हो। सिर्फ मेरे साथ नहीं हो, मेरी जिठानी के साथ भी ऐसे करती, दूसरी बहुओं के साथ भी इसी तरह? जी बिल्कुल इसी तरह करती थी। तो ससुर जो है वो दूसरी बहुओं के साथ भी बिल्कुल इसी तरह करते थे। उनके बेटों से भी नहीं बनती थी, कभी मेरे शौहर से लड़ाई होती थी, कभी दूसरे बेटे से लड़ाई होती थी। तो 18 तारीख को इन्होंने मेरे साथ ये हरकत की कि एक छोटी सी अपनी बेटी की बात पे इन्होंने पहले मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। ठीक है, थप्पड़ मार के मेरा गला दबाया। मैं ऑलरेडी पेशेंट हूँ, मेरी सर्वाइकल स्पाइन डैमेज है और उन दिनों मुझे वही मसला चल रहा था। डॉक्टर आमिर अजीज़ मुझे ट्रीट करते हैं। उस वक्त आप अकेली थी, घर में कोई और नहीं था? नहीं, मेरे कोई मर्द मौजूद नहीं था, ना मेरे जेठों में से कोई था, ना मेरे शौहर थे, क्योंकि सुबह का 1 बजे का टाइम था और सब लोग अपने अपने काम पे गए हुए थे। तो मेरा बच्चा मौजूद था घर पे, लेकिन आप सोचिए मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है।
उस दिन इन्होंने क्या किया कि मुझे मारा पीटा, बुरे तरीके से मुझ पे तशद्दुद किया, ठीक है, करते मुझे स्कूटी से मारा, डंडों से मारा, जिसके निशान मेरे जिस्म पे थे, और उसके बाद मेरा फ़ोन तोड़ा ताकि मैं पुलिस ना बुला सकूं। फिर मेरी जिठानी आई। आपके साथ मतलब जब कभी ऐसा वाक़या होता था तो आप अपने शौहर को बताती थी? देखिए, इन्होंने मारा पीटा मुझे जब भी कोशिश की ना, तो मैंने आपको बताया मेरी सास रोकती थी। उसके मेरी सास के फौत होने के बाद पहली दफ़ा इन्होंने, मेरे शौहर साहब जानते थे कि मेरा ससुर मेरे साथ कैसा सलूक करता है। कभी आपने अपनी ज़बान से अपने शौहर को कभी बताया क्या ये आपके जो अब्बू मैंने हैं? हैरेसमेंट के बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैंने ये ज़रूर, उनको पता ही था कि वो मुझे गालियाँ देते हैं और मुझसे किस तरह बिहेव करते हैं, ये मेरे शौहर अच्छी तरह जानते थे। उसके बाद इन्होंने 18 तारीख को मुझे मारा, बुरे तरीके से मुझे अपनी बेटियों के साथ मिलके डंडों से, जूतों से, इवन बच्चों की जो साइकिल है वो उठा के मेरे मुंह पे मारी गई। उसके बाद मेरे शौहर ने कॉल की 15 को, 15 आई, पुलिस ने सामने से देखा मेरी आपके मतलब ये सारा तशद्दुद होने के बाद कितने टाइम के बाद आपके जो शौहर हैं वो आए घर? शौहर मेरे 15 मिनट में घर आ चुके थे, लेकिन हमारी मुलाकात थाने में हुई, पुलिस स्टेशन में हुई। तो आप थाने मतलब कैसे, पहले ही आप चले गई थी? जी, क्योंकि 15 मेरे हस्बैंड ने पहले ही कॉल कर दी थी 15 को, और 15 आई घर, 15 आके हमें पुलिस स्टेशन लेके गई, और उसी टाइम मेरे ससुर पे कार्रवाई करना चाहती थी, क्योंकि मेरे ज़ख़म वो देख चुकी थी, मेरी हालत वो देख चुकी थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर एक अच्छे बेटा होने का सबूत दिया और मुझे समझाया कि आमना घर की बात है, घर में रहने दो, मत उछालो। तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि दोबारा। औरत कितनी देर बर्दाश्त करती है? कि बर्दाश्त का मादा होता है, एक बर्दाश्त की हद होती है। तो मैं अपने शौहर के कहने पे फिर से मान गई, और मैंने अपने शौहर को कहा कि आप मुझे सिर्फ इस चीज़ की गारंटी दे दें कि ये मुझे हैरास नहीं करेगा, मुझे मारेगा नहीं, और मैं अपना हर मामला वापस लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे शौहर ने गारंटी दिलवाई, हमारा राज़ीनामा हुआ और हम घर आ गए। जब हम घर वापस आए तो मेरे ससुर ने घर आते साथ ही मेरे शौहर को ये बोला कि अपनी बीवी को डिवोर्स दो, इसको तलाक दो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, आप मुझे बताएं कि मैं उन बच्चों को किस चीज़ की सज़ा दूं। ऑलरेडी पहले 3 से 4 लोग डिवोर्स वाले बैठे हुए हैं, तो 5-6 की भी करा दो, ठीक है। तो मेरे शौहर ने कहा मैं अपनी बीवी को किसी सूरत डिवोर्स नहीं दूंगा, मेरे बच्चों का क्या कसूर है, मैं बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बच्चों के बगैर खुद ही मर जाऊंगा। लेकिन मेरे ससुर ने ये बात ना समझी। मेरे शौहर ने आके जब मुझे ये बात बताई तो 19 को मैं गई और मैंने जाके अपना मेडिकल करवाया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मामला पुलिस तक आगे चला जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने के लिए मैंने अपना मेडिकल कराया, ताकि कल को 4 लोग आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि इसने मेरे साथ क्या दरिंदों वाला सलूक किया। मेरा मेडिकल हुआ, इसकी खबर मेरे ससुर को पता लग गई कि मैंने अपना मेडिकल कराया। उसके बाद से उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया मेरे ऊपर, बजाय कि वो इस चीज़ को मानते कि मेरे से गलती हो गई है और आपने कोई कार्रवाई भी नहीं की। फिर उन्होंने मेरे शौहर पे हर आखिरी प्रेशर डाला कि हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। ना सिर्फ मेरे शौहर ने बल्कि मेरे 2 जेठ, एक शहनशाह रियासत और एक हुमायूं रियासत, इन दोनों ने मिलके मेरे पे बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड पे बेसिकली प्रेशर डाला कि अपनी बीवी को इस घर से निकालो और इसको तलाक दो। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं माने, मेरे हस्बैंड मेरे लिए फ़ाइट करते रहे। उसके बाद 21 तारीख को जब मेरी रिपोर्ट आ गई और जिसमें सारा कुछ आ गया, मेरी इंजरीज़ मेंशन हो गई, तो उसके बाद फिर इन्होंने 21 तारीख को मुझे डराने के लिए या जो भी इनका मकसद था, ये मेरे पास आए हैं। मेरे पोर्शन में पहले लाउंज रूम आता है, फिर मेरा कमरा आता है, तो ये डायरेक्टली मेरे कमरे में आए हैं। और मेरे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप मुझे बताएं वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये आए हैं और इन्होंने आके मुझे सेक्सुअली हैरास करने की कोशिश की, जिस पे मैंने कदर मतलब पागल से गुस्से में आ गए थे मतलब कि मुझे नहीं पता इससे पीछे उनका क्या मोटिव था, लेकिन उन्होंने मुझे डराने के लिए या मुझे पीछे करने के लिए या पता नहीं किस मकसद के लिए ये सब कुछ किया। और मैंने उनको कमरे से धक्के दे के बाहर निकाला और शोर शराबा सुन के मेरी नंदे आई, तो मेरे नंदों ने पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने बोला ये मेरे साथ बदतमीज़ी करी थी। भाई मैं अपने कमरे में बदतमीज़ी, मैं लॉन्च रूम में बदतमीज़ी करूँ ना, कमरे में कहाँ से वाक़या आया? वो तो खुद चल के आए ना। फिर मैंने कॉल की SHO
नदीम साहब को कि मेरी घर में फिर लड़ाई झगड़ा, उन्होंने मुझे कहा फ़ौरन से पहले FIR करवाओ, यानी कि 15 करवाओ। इतनी देर में मेरे हस्बैंड घर आए, मैंने अपने हस्बैंड को सारा बताया कि भाई ये मेरे साथ कब से हो रहा है। जिस दिन इन्होंने मुझे मारा था उस दिन मेरे इन आपके लिए तो रात दिन गुजारना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि रात दिन मतलब कि ये मुझे इनएप्रोप्रिएट पार्ट्स पे टच करते हैं, मुझे मारते हैं, मेरे पे इस हद तक तशद्दुद करते हैं, मैं कब तक बर्दाश्त करूं। उस दिन मेरे हस्बैंड गए और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई काफ़ी ज़्यादा, मेरे ससुर के साथ इस बारे में बहस हुई। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, आप मुझे बताएं कि मेरे शौहर ने इनसे कहा कि ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लीगल एक्शन लेने का सोचा, उसके बाद फिर मैंने FIR करवाई। FIR कराने में भी मुझे बहुत मुश्किलें हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे ससुर बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ज़ाहिरी बात है, रिश्ता ऐसा है, अगर आपके पेरेंट्स आके कहते हैं या आपके शौहर ही कहते हैं या आपका ससुर आके आपसे माफ़ी मांगता है, वो कह देते हैं कि बेटी बना लेता है, माफ़ी मांगता है, आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो किसी सूरत नहीं मान सकती अब, ठीक है। मुझे जस्टिस चाहिए। मैंने जितना उस दिन माफ़ किया, अपने हस्बैंड के कहने पे माफ़ किया, लेकिन ये इंसान नहीं बना, ठीक है। अब बजाय कि अपनी गलती मानने के ये और दरिंदगी पे उतर आया, इसने बाकायदा तौर पे मेरे हस्बैंड को आग कर दिया। मेरा साथ देने पे इसको आग कर दिया गया है, ठीक है। और मेरा साथ देने पे दिन रात प्रेशर है हमें घर से निकालने का। और ये लोग ये कहते हैं, सबको ये कहते फिरते कि ये सब कुछ जायदाद के लिए करी है। आप मुझे बताएं मैडम, जायदाद तो अगर जायदाद के लिए करती तो मैं चुप रहती, कभी पुलिस में ना जाती, कभी यहाँ ना आती, तो मेरे शौहर को तो इनहेरिटेडली सब कुछ मिल ही जाता। आपके साथ और भी कोई शामिल है या अकेले खड़े हैं, फाइट कर रहे हैं, सिर्फ मियाँ बीवी है आप? जी, हम सिर्फ मियाँ बीवी अकेले फाइट कर रहे हैं। आपकी वालिदैन की तरफ बिल्कुल, मेरे वालिदैन बिल्कुल मेरे साथ हैं। मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरा पूरा ख़ानदान मेरे साथ है। आपको क्या उम्मीद है कि आपको किस हद तक इंसाफ, क्योंकि इंसाफ के इदारे में तो आप चले गई हैं, इंसाफ के लिए आपने वकील भी कर लिया है, तो आपको क्या लगता है कि आपको किस हद तक जो है यहाँ इंसाफ की उम्मीद है? देखिए, मैं इंसानों से ये एक प्लेटफॉर्म ज़रूर है जहाँ से इंसाफ मिलता है, लेकिन इंसान से उम्मीद नहीं की जाती, अल्लाह से उम्मीद की जाती है। और मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। ये इनका जो मकसद है मुझे तलाक कराने का या मेरे छोटे छोटे बच्चों को बाप से दूर करने का या मुझे बेघर करने का, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो मकसद कभी पूरा नहीं होने देगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी बहुत दुख भरी जो थी दास्तान सुनी। बाज़ लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि ये जो औरत है अपने शोहर को वरगला लिया है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है नेगेटिव पॉजिटिव लोग तो सारी दुनिया में हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे कि हो सकता है ये जानबूझ के अपने शोहर को वरगला लिया है या अपने ससुर के ऊपर जानबूझ के चीज़ें करी है। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी होगा कि नहीं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनके साथ गलत हुआ है। तो खैर, ये चीज़ें तो बेसिकली चलती आ रही है, शुरू से ही चलती आ रही है, लेकिन एक ससुर का इस तरह बिहेवियर होना बड़ी मतलब बात मानने वाली नहीं, क्योंकि बाप का दर्जा होता है। लेकिन जब उनका जो बेटा है वो भी इन चीज़ों को मानता है कि ये चीज़ें हुई हैं, तो ये चीज़ झूठी नहीं हो सकती। कोई भी बेटा जो है अपने बाप के लिए इस तरह खड़ा नहीं होता। फ़िलहाल आपने इनकी बातें सुनी हैं, तो आइए हम जो है अब इनके जो शौहर हैं उनसे भी बात करते हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ आमना के जो शौहर तैमूर वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको कब पता चला कि इनके जो फादर हैं इनकी बीवी के साथ इस तरह की हरकत कर रहे थे, या जो भी सारी बातें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि एक बाप के लिए बेटे से ये चीज़ें पूछना और ये चीज़ें सारी आपको कब पता चला? आपने आपको कब बताया कि आपके जो अब्बू हैं इस तरह की हरकतें करते हैं या इस तरह की गालियाँ वगैरह देते हैं? मुझे 5 साल पहले इसने कंप्लेंट करना शुरू की, और जब मेरी वालदा वफ़ात पा गई आज से 2 साल पहले, उसके बाद इन्होंने ज़्यादा कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी। और जब 18 तारीख का वाक़या हुआ तब मुझे यकीन हो गया सारी बातों का कि ये ऐसा ही है।
और जब मैंने इसको सारा एनालाइज़ किया तो मुझे आमना उस टाइम सच्ची लगी, हर चीज़ में मुझे सारे मामलात में वो सच्ची लगी। तब मैंने एक्शन लिया, मैंने 15 की और मैंने इनके ख़िलाफ़ अगेंस्ट FIR कटवाने की कोशिश की कि कोई भी शौहर अपनी बीवी के साथ ये सब कुछ होते नहीं देख सकता। और एक घर में रहते हुए, एक चीज़ प्लेटफॉर्म पे रहते हुए, जबकि मेरी 3 बहनें वहाँ पे थी और हम उनकी जो बड़ी इज़्ज़त करते थे, अपने बाप की बड़ी इज़्ज़त करते थे। और जबकि मुझे ये बातें सब पता चली तो मुझे तीनों बहनें मेरी डाइवोर्स हैं और मैं बिल्कुल मीडिया पे आके ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इन्होंने मजबूर कर दिया कि मीडिया पे आके ये बात करें। और तीनों बहनों को डाइवोर्स होने के बाद मेरे एक भाई को भी डाइवोर्स हुई और उसके 2 बच्चे जो अब वो मेरे वालिद से मिलना भी नहीं चाहते हैं, जो कि एक कोई 18 ये जो डिवोर्स हुई है आपके 3-4 बहन भाइयों को, ये इसकी क्या वजह है? कुछ ऐसी ये सारी वजह मेरे वालिद साहब की है और कोई नहीं है। मेरे वालिद साहब ने सब कुछ करवाया है और डाइवोर्स जो बड़े भाई को हुई वो भी उनकी वजह से हुई। फैमिली में ऐसे, जब फैमिली में ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसी चीज़ें बन जाती हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ होता है। जब हक़ के साथ, घर का सरबराही हक़ के साथ नहीं खड़ा होता तो ये सब चीज़ें इसी तरह से फैलती हैं जिस तरह से आज मैं मीडिया पर बैठा हूँ। आपने जब पसंद की शादी की तो कहते कि आपके फादर उसमें मुलव्वस नहीं थे और कुछ भी नहीं थे? कुछ जी बिल्कुल, मेरे वालिद मुलव्वस नहीं थे, मेरी बहनों की ज़िद की वजह से कि हम इसकी शादी में नहीं जाएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। और मेरी वालदा बिल्कुल मुलव्वस थी और वहाँ पे थी। शिरकत किसी ने भी नहीं की? शिरकत मेरी वालदा ने की। मेरी वालदा ने इस हद तक की, जब मैं घर आया, जब सारी चीज़ें हुई, तब मेरी वालदा आगे बैठी हुई थी। मेरी भाभी जिसको डाइवोर्स दे गई है वो हमारे इस्तकबाल के लिए आगे बैठी हुई थी। ऐसा नहीं था कि घर में कोई, सब लोग ऐसे थे मेरी एक्सेप्ट भी करना चाह रहे थे। एक्सेप्ट भी करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मेरे वालिद साहब एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। वो चीज़ें खुल के फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता सामने आती गईं और प्रेशर आमना पे बिल्ट होता रहा, जिस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। और मैं चाहूँगा कि वो एक PTI से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है एक दफ़ा 2013 में, 18 में कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन वो दोनों तरफ हार गए। मतलब आपके अब्बू पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों इन्होंने ये हरकत की? इस तरह की हरकत इन्होंने इसलिए की क्योंकि वो इसको घर से निकालना चाहते थे। उनकी आखिरी कोशिश थी ये घर से निकल जाए और घर से आपको भी डिवोर्स मतलब चाह रहे? मुझे भी कहते कि तुम डाइवोर्स दे दो, तुम इसे डाइवोर्स दे दो। जैसे ही वो थाने वाला वाक़या हुआ, मैं अपने वालिद साहब को 18 को इज़्ज़त से घर वापस लेके आया। मैंने ना कि इज़्ज़त से लेके आया, मैंने SHO को कहा कि आपने इनको चाय पिलानी है, उसके बाद भेजना है। मैंने अपने बेटे होने का पूरा हक़ अदा किया है, जहाँ जहाँ पे किया है पूरा हक़ अदा किया है। मैं उनके आगे कभी नहीं बोला। मैं उनका सबसे ज़्यादा जो था ना वो लाड और सबसे फरमाबरदार बेटा था। मतलब दोनों भाई उनके आगे बोल पड़ते थे, मैं उनके आगे कभी नहीं बोला। मैं कभी बोला, ना मैंने कभी कुछ कहा, ना मैंने कभी कोई बात की। हाँ, छोटी छोटी बातों पे इश्यूज़ हो जाते थे, लेकिन हमारा कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। वो बाप समझ के हम भी कहते चलो यार बाप है, कुछ नहीं होता, बाप है। तो उस दिन भी 18 के वाक़ये में भी मैंने यही कहा आमना को कि आमना घर का मैटर है, घर में रहने दो, ठीक है, तुम सुलहनामा लिख दो। मैंने सुलहनामा लिख दिया। मैंने इसे जिस तरह भी कन्विंस किया, मैंने अपनी बीवी को लेट डाउन होने को कहा कि तुम अपनी लेट डाउन होकर सुलहनामा लिख दो। उसके बाद जो सारी चीज़ें सामने आई वो बहुत गलत थी। इन्होंने आगनामा भी एक मेरे नाम पे जारी कर दिया, जिसका मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीब में लिखा है, जो अल्लाह ताला ने देना है वो अल्लाह ताला देता है। और मैं अपने बच्चों का सोचूंगा, जाहिर सी बात है, एक 1.5 साल का है, एक 7 साल का है, वो कितने छोटे हैं। उनके सर पे तो आप ही है ना। मेरी तबीयत उनको पता है किस तरह की रहती है। मेरी शुगर 500 हो जाती है 28 साल से, मेरी ब्लड प्रेशर 250 पे चला जाता है और सडन अटैक्स मुझे आते हैं, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और मेरी ECG मेरे पास मौजूद है, जो कि पिछले दिनों ख़राब आई थी। और इन चीज़ों को लेके भी अगर मेरे वालिद साहब मुझे नई साथ रखना चाहते या नई चीज़ें देखना चाहते तो फिर उनकी अपनी विल है, उनकी अपनी चीज़ें हैं, फिर मैं उनको कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। अच्छा, अगर आपके अब्बू आपको कह देते हैं कि मुझे माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लेते हैं आमना से भी, आपसे भी, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं उनको बिल्कुल, देखें, वालिद है कि किसी जगह पे
बच्चों को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ जाते हैं। अगर वो अपनी गलतियाँ को एक्सेप्ट कर लें, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें जो कि वो कर नहीं रहे, वो अब हाइप क्रिएट कर रहे हैं इस केस की, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। वो कहते हैं कि बड़े होने के नाते वो कहते हैं मेरी जीत है, हर जगह मेरी जीत है। तो इस तरह नहीं होता। मेरे चचा हैं, वो अपने बच्चों को फैमिली एक गैदरिंग की तरह रखते हैं। वो अपने घर के मैटर्स घर में रखते हैं, अगर उनके घर में कोई मैटर हो जाए। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे वालिद साहब को समझना चाहिए अब कि बहुत हो गया मेरा ख्याल में, कि अब सारी चीज़ों को समेटना चाहिए। अगर वो समेटते नहीं है तो ये घर टूट जाएगा। और इस घर में जो जैसे आमना के साथ हो रहा है, जो चीज़ें आमना के साथ हुई हैं, उस वैसे ही हर एक हम सज़ा मतलब दिलवाना चाहेंगे आप अपने अबू को? मैं इस टाइम ये वर्ड्स कैमरे में नहीं कह सकता, ना मैं ऐसी चीज़ें कैमरे में कहूँगा। और बात ये है कि बस मुझे ये अफसोस है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे इस तरह की हरकतें और इस तरह की चीज़ें क्यों की, जिस पे मुझे कैमरे के आगे आना पड़ा और आगे आके आपको सब चीज़ें बतानी पड़ी, जो कि मैं घर की बातें बाइट करना ही नहीं चाहता था, जो कि मैं एक था कि घर की बात घर रह जाए। और दूसरी बात ये है कि देखें, हमारा एक इस्लामी माशरा है। इस्लामी माशरे में ऐसी हरकतें, ऐसी चीज़ें ज़ेब ही नहीं देती किसी बंदे को, क्या किसी औरत को ज़ेब नहीं देती। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मिल बैठ के सॉर्ट आउट किया जाए। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं करते तो फिर वो अपने लिए ख़ुद एक मसाइल का बन जाएंगे, उनके लिए ख़ुद मसाइल होंगे, क्योंकि आमना इस टाइम बहुत परेशान है और डिप्रेशन में है। जी, इस वक्त हमारे साथ आमना के वकील मौजूद हैं, राव तारिक महमूद साहब। उनसे जानते हैं कि ये जो मामला है ये किस तरह देख रहे हैं और इनके पास ये केस किस तरह से आया और कब से आया, ये सारी चीज़ें जो है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए ये केस जो है आपके पास कब आया और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा हाईलाइटेड केस है आजकल। ये समझने के आमना पार्ट 2 है। वो आमना जालिम थी, ये आमना मजलूम है। और अब ये यहाँ पे इसमें सूरत अच्छा कि आपने आमना का क्लियर कर दिया कि देखें, जैसे आजकल आप देखते होंगे कि आप फेसबुक पे या अदर सोशल मीडिया के जो उसमें वीडियो सेक्शंस हैं, जो हम अपने दुश्मन ममालिक की वीडियोस देखते हैं कि ससुर जो है वो अपनी बहू पे जो है वो उसके साथ ज्यादती की कोशिश करता है या उसको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता है। इंडिया की ऐसे छोटे-छोटे क्राइम पेट्रोल क्राइम टाइप की होती थी स्टोरी। तो सिमिलर इसमें ऐसी ही सिचुएशन हुई कि जो हमारी इखलाकी और इस्लामी और हमारी कानूनी जो इक़दार हैं उसको यहाँ पे वायलेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस पे अटेम्प्ट की गई। अब इसमें यूँ था कि ससुर जो है वो एक बाप का दर्जा रखता है और उसको एक मुकाम दिया जाता है हमारे सोशल सिस्टम में, हमारे कस्टम्स के अंदर। रिश्ते में है ही है, मतलब में बाप के बराबर है ना। अगर एक बाप, एक जो ससुर है वो घर का सरबराह है, अगर वो ही घर की इज्जतों का रखवाला करने की बजाय अगर वही उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देगा तो फिर कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और हमने जो कानूनी रास्ता इख्तियार किया, FIR लॉ जो चुकी है, सेक्शन जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस। हरासमेंट के लिए तो वैसे भी फीमेल के लिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, बाप का हो, भाई का हो, कोई भी रिश्ता हो, हत्ता कि उसका शोहर भी इसके ऊपर अगर ये चीज़ें करता है तो उसके लिए भी है। अगर बात यह है कि कानून मौजूद है, कानूनी रास्ता हमने अपना इख्तियार किया और वहाँ पे वो अपना मौक़िफ़ जो है वो साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अच्छा, ये बताएं कि ये केस आपके पास आया कब? ये जिस तरह ही अक्रंस हुआ उसी तरह तैमूर साहब ने और आमना ने मुझसे रब्ता किया और मैंने कहा कि मैं ये केस जो है इनका मैं फ़ाइट करूँगा और डिफेंड करूँगा और इनको इंसाफ लेके दूँगा। और हमने प्रोसिक्यूशन साइड से अपना केस इंशाल्लाह ताला इतना मजबूत करना है, जितने भी एविडेंसेस हैं हमने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो सारे के सारे हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पेश किए हैं। और इसमें जो ऑफेंसेस लगे हैं वह कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जिस तरह 354 है, 506 भी लगी है। और इसमें मेडिकल भी सामने आया, मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है जो इस चीज़ को साबित करती है कि आमना पे इनके जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने तशद्दुद किया है, जो कि इस केस के मेन एक्यूज्ड हैं। और इस केस को मैंने मुकम्मल स्टडी करने के बाद फिर मैंने हामी भरी है और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी जो प्री अरेस्ट बेल्स हैं वो कैंसिल करवाएंगे और वो जल्द बिहाइंड द बार्स होंगे और इनको इंसाफ मिलेगा। और आइंदा से किसी भी दौलतमंद ससुर को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी की बेटी को जो उसकी बहू है उसकी इज्जत की तरफ हाथ उठाकर देखे, और कानूनी तौर पर उनको जो भी सज़ा कानून में मौजूद है वो मिलेगी। अच्छा, ये तो कानूनी है। वैसे एज अ रिश्ते की इंसानियत के नाते, एज अ रिश्ते के नाते अगर देखा जाए तो अगर ससुर कहता है, अपने बेटे से भी माफ़ी मांगता है, बहू से भी मांगता है और इस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लिया होगा उसने कि मेरे साथ ये चीज़ मैंने ये की है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? आपका कानून या आप वैसे क्या कहें?
देखिए, कानूनी तौर पे कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, उसमें राजीनामा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो विक्टिम है, जो उसका सोल स्टेटमेंट है, वो एनफ है कोर्ट की नज़र के अंदर। अब बात यह कि सुलह करने से मुराद ये कि जो उसकी इज्जत चली गई है, जो उसकी इज्जत पे एक उसने उसको अटैम्प्ट की है या उसने उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की है, वो गया वो वक्त वापस नहीं आएगा। राजीनामा हो जाएगा, ख़ानदान भी इकट्ठा हो जाएगा, बाप की बेटे से भी सुलह हो जाएगी, लेकिन वो जो किसी की बेटी है, जो इनकी बहू थी, उसकी इज्जत जो गई है वो कैसे वापस आएगी? उसके लिए कानून है, कानूनी तौर पे उसको सज़ा मिलनी चाहिए और कानूनी तौर पे ही हम उसका पूरे का पूरा जो है वो प्रोसिक्यूट करेंगे केस को, और इंशाल्लाह ताला जो कुछ भी हमसे हो सका हम कानूनी तौर पे इनकी हेल्प करेंगे। अच्छा, आमना के ससुर के साथ आपकी मुलाकात कितनी दफ़ा हुई है? आपने उनसे भी बात की, तो क्या कहना है? हमारी मुलाकात जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, डीएसपी साहब के पास भी हुई है, आईओ के पास भी हुई है, वहाँ हुई है, वहाँ पे वो अपना मौक़िफ़ जो है वो खुद एडमिट कर गया, अकरंस को भी एडमिट करता है, लेकिन हमेशा जो भी मुल्ज़म होता है उसने अपना एक डिफेंस बनाया होता है। अब वो जो उसने वक़ूआ किया है, अब उससे वो कानून को तो वो उसको ब्लाइंड नहीं कर सकता ना, लेकिन उसमें जो एविडेंसेस मौजूद हैं उससे, और ख़ुद वो इस अपनी इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो ऐसी भी कोई एविडेंस सामने नहीं ला सका जिससे ये साबित हो सके कि उसने ये क्या अटेम्प्ट कहना है, उसका कहना क्या है? वो तो चले ये चीज़ होगी, लेकिन क्या कहना है, कुछ उसके अल्फाज बता। उसका मौक़िफ़ तो यही है कि ये जायदाद की वजह से और जो हमारी फैमिली प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से मुझ पे ये गलत एलिगेशन लगाई गई है। लेकिन अगर उस पर एक रॉन्ग एलिगेशन लगाई गई है, अगर उस पर अलेज किया गया है, तो उसने अपने आप को इनोसेंट साबित करना है अपनी एविडेंस के साथ। उसके पास एविडेंस कोई नहीं है, वो साइलेंट है। और फिर इसमें एक और चीज़ है कि वो उसके जो फादर इन लॉ है और जो उसके दीगर बेटे हैं वो एक तरफ हैं और ये आमना एक तरफ है। यहाँ पे उसकी इस अकेली की लड़ाई पूरे ख़ानदान के साथ है, और वो अपनी इज्जत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को बचाने के लिए उसने ये देखें, कोई भी अगर किसी की औरत ऐसे किसी पे ऐसे नहीं वो लगा देती है, उसके जो आंसू हैं वो उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं, और ये सबके सामने है कि जो उसका फादर इन लॉ है, जो इसका मेन मुल्ज़म है, जो उसने ये जुर्म किया है और उसने अटेम्प्ट की है। तो ये आप किस तरह केस देख रहे हैं कि आपको क्या लगता है ये केस आखिर में क्या, आप ज़रा बता देंगे कि आखिर में क्या होगा इस केस? देखिए, दबाव तो उनके ऊपर यही है कि ख़ानदानी तौर पे किसी भी तरह से आमना उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर ले, लेकिन यहाँ पे जो आमना का मौक़िफ़ है, आमना यही चाहती है कि उसको इंसाफ मिले। और कानून के हिसाब से बताएं ना, हमने तो उसको कानून क्या कहता है, कानून जो है, कानून ने जो आगे पेश कर दिया, कानून क्या कहता है कि उसको क्या होगा? आप अपने कानून के हिसाब से बताइए कि आपने जो आगे पेश किया है, तो आपको क्या लगता है कि इस पर क्या होगा? जो दफ़ात लगी हैं वो लगी है 354 और 506 और 337 L2। अब जो 337 L2 है वो जो भी मेडिकल ऑफिसर का जो उसमें उन्होंने जो मेडिकल किया है, मेडिकल ओपिनियन के हिसाब से उस पर सेक्शन लगा है, और इसमें कम से कम जो सज़ा है वो 5 साल है। ठीक हो गया, जो इन पे ऑफेंसेस लगे हैं। अब बात यह है कि इनको सज़ा से तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तफ्तीश में अल्टीमेटली जो आईओ की ओपिनियन है वो उसके ख़िलाफ़ जाएगी, और ओपिनियन के हिसाब से अगर वो गुनाहगार साबित हो गया, अगर वाली जो चीज़ है, अगर नहीं वो गुनाहगार साबित हो चुका है, ठीक है, वो गुनाहगार है, और जब गुनाहगार वो है तो उसको कानूनी तौर पे उसे सज़ा मिलेगी और वो बिहाइंड द बार्स होगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने वकील के भी बयान सुन लिए, उन्होंने बताया कि कौन कौन से जो इस पे लगाए गए हैं, और बाकी देखते हैं हमारा कानून क्या कहता है, कानून कितनी सज़ा देता है। आपको भी पता है हमारे कानून का, और कानूनदान भी हमारे साथ बैठे हैं। आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।